हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2013 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा। तो देखिए, दिसंबर 2013 में टोटल क्वेश्चन आपके आए थे 7, जिसमें से पार्ट बी में से आपके 3 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में से आपके 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब तक अपना कितना हो चुका है, 2014 टू 2023 तक के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडी टेक मैथ के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, ओके। तो देखिए, अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लेट एफ बी ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम टाइम आ ही जाते हैं। क्या कहा इसने कि एफ आपके पास नॉन कॉन्स्टेंट है प्लस एंटायर है, तो कौन सी थ्योरम अप्लाई हो सकती है यहाँ पे, कौन सी थ्योरम अप्लाई हो सकती है। देखिए, एफ क्या है आपके पास, एफ इज नॉन कांस्टेंट प्लस एंटायर, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज पॉसिबल फॉर एफ फॉर ईच जेड इन सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि रियल ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इमेजनरी ऑफ एफ ऑफ जेड। फर्स्ट ऑप्शन में इसने कहा है कि अगर फंक्शन आपके पास नॉन कांस्टेंट एंटायर है तो उसका रियल और इमेजनरी पार्ट जो होगा वो इक्वल होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन में इसने कहा है कि जब एफ फंक्शन है उसका जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, बाउंडेड। ये एफ ऑफ जेड ही है, सॉरी, जो एफ फंक्शन है आपके पास वो बाउंडेड होगा। तो देखिए, आपके पास नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, आपने लिवोलिस थ्योरम तो रीड की ही होगी, है ना। क्या होती है लिवोलिस थ्योरम, हम सेकंड ऑप्शन तो आप यहीं से कर लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए पहले, लिवोलिस थ्योरम की क्या होती है। स्टेटमेंट है ए बाउंडेड एंटायर फंक्शन, ए बाउंडेड entire function, a bounded entire function is a constant function, is a constant function। ओके, ठीक है। तो लिवोलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, इसने कहा है कि एफ इज़ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, और जो लिवोलिस थ्योरम है इसमें कहा है कि अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड और एंटायर है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये इसका कॉन्ट्रापोजिटिव मिल गया हमें, फंक्शन आपका एंटायर है और नॉन कांस्टेंट है तो ये कभी भी बाउंडेड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ये बाउंडेड हो गया तो फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन इसने कहा है कि फंक्शन इज नॉन कांस्टेंट। अब ये इस नॉन कांस्टेंट की वजह से आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड, है ना। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका यहीं से इनकरेक्ट हो गया। ओके, क्योंकि जो एफ है आपका, एफ इज अनबाउंडेड बाय एंड लिवोलिस थ्योरम। ओके, अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन की, तो इसके लिए मैं यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल कंसीडर करूँगी। यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए आप जिसमें फंक्शन आपका नॉन कांस्टेंट हो और एंटायर हो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के लिए कंसीडर कीजिए लेट एफ ऑफ जेड। मैं अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे कंसीडर करूँ तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये आपका कैसा है, नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट प्लस एंटायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसा है, नॉन कांस्टेंट प्लस एंटायर। इसको ओपन कीजिए, देन जेड क्या है आपका, एक्स प्लस आयोटा वाई एंड कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा वाई, एंड ई रेज टू द पावर आयोटा वाई इज कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, देन दिस इज ई रेज टू द पावर एक्स इज कोस ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई। ओके, अब इसको अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ, देन ई रेज टू द पावर एक्स कोस ऑफ वाई प्लस आयोटा ई रेज टू द पावर एक्स साइन ऑफ वाई। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स कोस ऑफ वाई, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज
ई रेज टू द पावर एक्स साइन ऑफ वाई। तो यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना फोर ईच के लिए। और यहाँ से हमें क्या पता चल गया, दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। ओके, तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो यहीं से कर लेते हैं इसी एग्जाम्पल से। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें देखिए, अगर मैं इसमें इमेजनरी पार्ट लूँ तो इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स साइन ऑफ वाई, है ना। इसने क्या कहा कि इमेजनरी पार्ट हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो। बट अगर मैं यहाँ पे फोर ईच के लिए बात करूँ, देन इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज नॉट लेस देन जीरो फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में इसने क्या कहा है कि एफ ऑफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। वैसे तो ये पार्ट बी का है, अगर तीन आपके इनकरेक्ट हुए यानी कि फोर्थ ही आपका सही होने वाला है। और अगर आपको इसी एग्जाम्पल से देखना है कि एग्जाम्पल सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो। ठीक है, देन फॉर ईच जेड इन सी। तो यहाँ पे देखिए अब कि जो थर्ड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया, ओनली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट ए बी सी बी ए नॉन कोलिनियर पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड लेट डेल डिनोट द क्लोज्ड ट्रायंगुलर रीजन द प्लेन विद वर्टिसेस ए बी सी for z in delta let h of z is equal to mod of z minus a into mod of z minus b into mod of z minus c the maximum value of the function h। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो जो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है वो आपको क्या बोलता है कि उस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे मिलेगी आपको, बाउंड्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे वर्डिंग में लिखना चाहें तो क्या आएगा, इट इज़ वेरी क्लियर बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल that maximum value attained at the boundary point of डेल्टा। ओके, तो यहाँ से देखिए इस ऑप्शन में आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बाउंड्री पे है। फोर्थ ऑप्शन देखिए इज ऑब्टेन्ड एट द बाउंड्री पॉइंट ऑफ डेल्टा। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू की ही बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कहाँ पे मिलेगी आपको, बाउंड्री पे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट थ्री ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, लेट एफ बी ए नॉन कॉन्स्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन इन द यूनिट डिस्क। जो एफ फंक्शन आपका कैसा है, नॉन कॉन्स्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक यानी कि एनालिटिक इन द यूनिट डिस्क। यूनिट डिस्क में इसने कहा है, अब जो यूनिट डिस्क है वो कैसी है, देखिए रेडियस आपकी क्या है, 1। ठीक है, आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब यूनिट डिस्क इसने कहा है और ओपन यूनिट डिस्क बोल रखी है ना, यानी कि बाउंड्री आपकी अटेन नहीं होगी। ठीक है, ये दिस इज मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1। ओके, सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। कंडीशन दी है इसने कि जो फंक्शन है वो कहाँ पे होलोमॉर्फिक है, यूनिट डिस्क पे वो होलोमॉर्फिक है, और जो एफ ऑफ 0 है वो क्या आएगा, 1। देन इट इज़ नेसेसरी दैट फर्स्ट इज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स जेड इन द यूनिट डिस्क सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज एफ इज़ बाउंडेड। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, आप यहाँ पे इसने क्या कहा कि नॉन कॉन्स्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ये क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन है ना।
यानी कि एनालिटिक फंक्शन है। तो अब देखिए यहाँ पे एफ इज़ बाउंडेड, सेम आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिओलिस थ्योरम अप्लाई की थी वहीं से जो फंक्शन है आपका ये अनबाउंडेड आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये बाउंडेड हुआ तो फंक्शन आपका कांस्टेंट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसने डायरेक्ट बोला है कि फंक्शन आपका नॉन कांस्टेंट है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, एंड थर्ड इज देयर आर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स यूनिट डिस्कस दैट मोड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 1, एंड फोर्थ इज एफ इज ए रैशनल फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं काउंटर एग्जाम्पल ऐसा ले लूँ जो कि नॉन कांस्टेंट हो और होलोमॉर्फिक हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो वहाँ से अपना काम बन जाएगा। कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे लेट एफ ऑफ जेड, यहाँ पे भी मैं अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके चलूँ, दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉन कांस्टेंट प्लस होलोमॉर्फिक, है ना। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो ये फंक्शन है आपके पास नॉट ए रैशनल फंक्शन, नॉट ए रैशनल फंक्शन, तो यहाँ से अपना फोर्थ ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। ओके, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ उससे पहले एक बार आप थर्ड देख लीजिए। फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, देर आर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स यूनिट डिस्क सच दैट ए मोड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे आपको कि जब आपका मोड ऑफ एफ ऑफ जेड करोगे तो 1 आई, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने जो फंक्शन लिया है वो क्या लिया है, ई रेज टू द पावर जेड। तो अगर मैं यहाँ पे मोड ऑफ एफ ऑफ जेड करूँ तो वो क्या आएगा आपका 1 आएगा, बिकॉज मोड ऑफ ई रेज टू द पावर जेड इज़ 1। लेकिन इसके पास तो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ पार्ट सी इज लेट एफ बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन द डिस्क। यहाँ पे भी डिस्क आपको कैसी दी है, ओपन यूनिट डिस्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरली। यहाँ पे फंक्शन आपको होलोमॉर्फिक दिया है, कहाँ पे, ओपन यूनिट डिस्क में। डी आपकी क्या है, ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है। देन फर्स्ट ऑप्शन इज इफ फॉर इज पॉजिटिव इंटीजर एन वी हैव एफ ऑफ 1/n इज 1/n स्क्वेयर, देन एफ ऑफ जेड इज जेड स्क्वेयर ऑन द डिस्क। अब यहाँ पे आपको इसको देखने से डायरेक्ट पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है। कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है। तो आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई कीजिए। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को कंसीडर करूँ, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n स्क्वेयर। नाउ लेट 1/n is equal to z, then this implies f of z is equal to z square. Now consider g of z is equal to z square. अब अगर मैं यहाँ पे एक सेट बनाऊँ, सेट S is 1/n where n is n in the set of natural number. अब अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट की बात करूँ तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा क्या होगा, लिमिट पॉइंट S हैज़ ए लिमिट पॉइंट विच इज़ 0, और जो 0 है आपके पास, जो डिस्क है आपके पास वो क्या है, फॉर ऑल जेड सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1। अगर मैं यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ करूँ तो फिगर क्या बनेगा, देखिए दिस इज एक्स एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजनरी एक्सिस। ओके, रेडियस आपके पास 1 है, बाउंड्री कंटेन नहीं होगी क्योंकि ओपन यूनिट डिस्क है, यानी कि आपकी जो डी है वो कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट आपका यहाँ पे है, यानी कि जो लिमिट पॉइंट 0 आया है वो आपका डोमेन के अंदर है, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखिए जो एफ और जी है वो कहाँ पे इक्वल है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड ऑन एस। अब एस के ऊपर ये दोनों की दोनों इक्वल है ना, और एस का जो लिमिट पॉइंट है वो आपका डी में कंटेन करता है। दिस इम्प्लाइज बाई आइडेंटिटी थ्योरम, by identity theorem f is identically equal on d, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा,
यानी कि जो एफ ऑफ जेड है वो किसके इक्वल होगा, जेड स्क्वायर के। ओके, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। सेकंड क्या है, इफ फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन वी हैव एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। एफ ऑफ, ये एन स्क्वायर इधर नहीं आएगा। ओके, तो अब ठीक है, क्या कहा सेकंड ऑप्शन में, इफ फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन वी हैव एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। सेम जैसे हमने फर्स्ट के लिए एस सेट कंसीडर किया था। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई एन को जेड पुट करूँ देन दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड आपके पास क्या आएगा, जेड स्क्वायर। और इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे जी ऑफ जेड कंसीडर करूँ और एस यहाँ पे एक सेट बनाइए, उस सेट में मैंने यहाँ पे ये ले लिए इस टाइप के एलिमेंट्स 1 माइनस 1 बाई एन एंड एन आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, देन 1 माइनस 1 बाई एन, अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट की बात करूँ तो जो इसका लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1 विच इज डज नॉट बिलोंग इन डी, क्योंकि बाउंड्री तो कंटेन ही नहीं करती है ना। तो यहाँ पे ये कभी भी एफ ऑफ जेड इज जेड स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड क्या है, एफ कैन नॉट सेटिस्फाई एफ ऑफ 1 बाई एन इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फॉर इच पॉजिटिव इंटीजर एन। इसने कहा है कि एफ इस टाइप का कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, एफ कैन नॉट सेटिस्फाई, इस कंडीशन को कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ओड और इवन पे डिपेंड हो गया ये। एफ ऑफ 1 बाई एन क्या दे दिया इसने, माइनस 1 रेज टू द पावर एन बाई एन। अगर मैं यहाँ पे इवन और ओड लगा के इसको ओपन करूँ तो क्या आएगा, देखिए, इफ़ एन इज़ ओड, इफ एन इज ओड, अगर एन ओड हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 बाई एन। एंड इफ एन इज इवन, अगर एन आपका इवन हुआ तो ये क्या आएगा, 1 बाई एन। ठीक है, तो दोनों के लिमिट पॉइंट यहाँ पे क्या है, 1 बाई एन का भी लिमिट पॉइंट 0 और माइनस 1 बाई एन का भी लिमिट पॉइंट 0 है ना। देखिए, अगर मैं लिमिट पॉइंट की बात करूँ, लिमिट पॉइंट ऑफ 1 बाई एन क्या है, 0, जो कि डी के अंदर है। एंड लिमिट पॉइंट ऑफ माइनस 1 बाई एन, ये भी क्या है आपका 0, जो कि डी के अंदर है। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, बट अगर मैं यहाँ पे जी ऑफ जेड कंसिडर करूँ, बट इफ 1 बाई एन इज इक्वल टू जेड, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड क्या आएगा, एफ ऑफ जेड इज माइनस ऑफ जेड इफ एन इज ओड एंड जेड इफ एन इज इवन, है ना, यही बनेगा। देयरफॉर एफ इज नॉट एनालिटिक ऑन डोमेन, यानी कि इस टाइप का फंक्शन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही है, उसने कैन नॉट ही बोल रखा है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूँ, एफ कैन नॉट इसने बोला है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। फोर्थ में क्या कहा कि एफ कैन नॉट सेटिस्फाई एफ ऑफ 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई एन प्लस 1 फॉर इज पॉजिटिव इंटीजर एन। अब फोर्थ ऑप्शन के लिए देखिए ऐसे ही, अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट की बात करूँ तो क्या है, इसका भी लिमिट पॉइंट 0 आएगा, है ना। देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या है, एफ ऑफ 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई एन प्लस 1, है ना। इसका लिमिट पॉइंट क्या है, इन दोनों का ही लिमिट पॉइंट, अगर मैं इसकी भी बात करूँ, उसकी दोनों का जो लिमिट पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, 0, 0 आपका डी के अंदर है। नाउ लेट 1 बाई एन इज इक्वल टू जेड, then f of z is equal to 1 by z plus 1 and this is z upon z plus 1। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर z आपका -1 हुआ तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। देन -1 डज नॉट बिलोंग इन डी, लेकिन -1 वैसे डी के अंदर है भी नहीं, सिर्फ -1 पे डिफाइन नहीं था, और -1 आपका डी में है भी नहीं, है ना। देयरफॉर z इज नॉट इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ z इज एनालिटिक
इन डोमेन डी। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका फंक्शन इस टाइप का फंक्शन मतलब एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि प्रॉब्लम आपको कहाँ आने वाली थी -1 पे, और -1 आपका डी के अंदर है ही नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैन नॉट बोल दिया। अगर यहाँ पे ये बोलता कि एफ सेटिस्फाई तो सही था, कैन नॉट की वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Question number 5 is let f of z is equal to z minus 1 upon exponential of 2 pi iota by z minus 1. Then first is has an isolated singularity at z is equal to 0. Second has a removable singularity at z is equal to 1. Third is f has infinitely many poles. And fourth is each pole of f is of order 1. तो हम सबसे पहले यहाँ पे पोल चेक कर लेते हैं। पोल के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करते हैं, है ना, और फिर ये देखते हैं कि किस जेड के लिए डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होगा। ओके, तो अब देखिए, नाउ एफ ऑफ जेड आपके पास क्या है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई जेड माइनस ऑफ 1। ओके, नाउ फॉर पोल के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा बाई जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा बाई जेड इज इक्वल टू 1। और ये कहाँ पे 1 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? ई रेज टू द पावर 2 एन पाई आयोटा पर। एन कहाँ से बिलोंग करता है? सेट ऑफ इंटीजर से। ओके, देन दिस इम्प्लाइज पावर कंपेयर कीजिए, देन 2 पाई आयोटा अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 एन पाई आयोटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गई इतनी टर्म, तो इधर क्या रह गया? दिस इम्प्लाइज 1 बाई जेड इज इक्वल टू एन एंड दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 1 बाई एन। यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन है आपका वो क्या होगा, उसके पास पोल सिंगुलैरिटी होगी कहाँ पर? z इज इक्वल टू 1 बाई एन पर। और n कहाँ से है? नेचुरल नंबर से है। इसका मतलब है कि f के पास इनफाइनाइटली मैनी पोल्स है ना। इसका मतलब क्या है? f के पास इनफाइनाइटली मैनी पोल्स हैं। यहाँ से देखिए, लिमिट z टेंड टू 1 बाई एन एफ ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 1 by n minus 1 divided by e raised to the power 2 pi iota n minus 1 is infinity। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? दिस implies f of z has infinitely many poles, infinitely many poles and okay, अब हम बात करते हैं कि जो पोल आपके पास है वो कैसे हैं, सिंपल है या फिर एक से ज़्यादा ऑर्डर के हैं। सिंपल का मतलब है कि जो पोल है उसका ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, अब थर्ड ऑप्शन तो आपका सही हो गया, एज इनफाइनाइटली मैनी पोल्स। अब हमें फोर्थ ऑप्शन देखना है कि ईच पोल ऑफ एफ इज ऑफ ऑर्डर 1। तो इसको चेक कीजिए। सिंपल पोल के लिए आप क्या करोगे? देखो, ऑप्शन फोर्थ, हमें सिंपल पोल चेक करना है। देन लिमिट z टेंड टू 1 बाई एन z माइनस 1 बाई एन एफ ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 1 बाई एन एंड ये क्या है? z माइनस 1 बाई एन और एफ ऑफ z क्या है? दिस इज z माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 पाई आयोटा अपॉन z माइनस 1। ओके, and this is limit z tend to 1 by n and this is z square minus z by n plus 1 by n and divided by exponential of 2 pi iota by z minus of 1। और जब आप यहाँ पे 1 बाई एन पुट करोगे तो ये आपके पास बनेगी 0 बाई 0 फॉर्म, यानी कि इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। देन बाय l'Hopital रूल दिस इज लिमिट z टेंड टू 1 बाई एन एंड दिस इज z स्क्वायर का क्या होगा? 2z एंड z का क्या होगा? 1 एंड दिस इज z बाई एन इज 1 बाई एन एंड डिवाइडेड बाय दिस इज माइनस ऑफ 2 पाई आयोटा बाय
जेड स्क्वेयर एंड ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा बाय जेड, और 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे 1/n जब आप पुट करोगे तो इधर आपके पास क्या आएगा, दिस इज 2/n माइनस 1/n एंड दिस इज माइनस ऑफ 2 पाई आयोटा बाय 1/n स्क्वेयर एंड ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा n एंड दिस इज एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, दिस इम्प्लाइज ईच पोल ऑफ एफ ऑफ जेड, ईच पोल ऑफ एफ ऑफ जेड इज ए सिंपल पोल। ठीक है, इसके पास हर एक पोल कैसा होगा, सिंपल पोल। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो गया है ना। देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अब अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की, तो हमें आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी देख लेते हैं पहले, कहाँ पे चेक करनी है, 0 पर। अब यहाँ पे देखिए, बिकॉज z इज इक्वल टू 1/n लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, ये आपके पास जो 1/n है ये क्या है, लिमिट पॉइंट्स ऑफ पोल्स है ना, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। दिस implies नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो 1/n है वो आपके पास क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स है। इसका मतलब क्या है कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करेगी है ना। अब सेकंड में क्या कहा कि हैज़ ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 1, हमें 1 पे चेक करनी है। ठीक है, तो 1 पे आप कैसे चेक करोगे, देखो लिमिट z टेंड टू 1 एफ ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 1 z माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ 2 पाई आयोटा बाई z माइनस ऑफ 1 एंड ये आपके पास 0/0 फॉर्म बनेगी। देन बाय लोपितल रूल, एक मिनट में इसको यहाँ से इरेज कर दूँ पहले। ओके, अब देखिए, देन बाय लोपितल रूल दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट z टेंड टू 1 एंड दिस इज 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 पाई आयोटा बाय z स्क्वेयर एंड ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा बाई z, और ये आपके पास जब 1 पुट करोगे तो ये आपके पास फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट फाइनाइटली। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज f हैज़ ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी आपका हो गया करेक्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस जेड, एक मिनट, यहाँ पे डिवाइड में 1 माइनस जेड है, ये आपके पास क्या है, लेट एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। फर्स्ट इज f मैप्स ओपन यूनिट डिस्क टू ए सेट इन विच रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमें यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है कि कहाँ से कहाँ तक मैप करेगा है ना, एक टाइप से। तो वो कैसे पता चलेगी, हमें फंक्शन को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, उधर से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, एंड नाउ वी नो दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ आप कन्फ्यूज ना हो, तो देन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्लू इज इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, एंड दिस implies 1 minus z into w is equal to 1 plus z, and this is w minus zw, and this is 1 plus z, and this implies
W माइनस 1 इज इक्वल टू Z कॉमन ले लो, देन 1 प्लस W, एंड दिस इम्प्लाइज Z इज इक्वल टू W माइनस 1 अपॉन W प्लस 1, एंड दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ Z क्या होगा, दिस इज मोड ऑफ Z इज मोड ऑफ W माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ W प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है कि मोड ऑफ Z इज लेस देन 1। नाउ इफ मोड ऑफ Z इज लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज mod of W minus 1 upon W plus 1 is less than 1, and then this implies mod of W minus 1 is less than mod of W plus 1, okay, and this implies W आपके पास क्या है, U plus iota V, this is U plus iota V minus 1 is less than U plus iota V plus 1, okay, एंड दिस इज रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिए, देन u माइनस 1 प्लस आयोटा v इज लेस देन u प्लस 1 प्लस आयोटा v। ठीक है, तो यहाँ से स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, देन u माइनस 1 प्लस आयोटा v स्केयर इज लेस देन u प्लस 1 प्लस आयोटा v स्केयर, एंड देन दिस इम्प्लाइज u माइनस 1 स्केयर प्लस वी स्क्वेयर इज लेस देन यू प्लस 1 स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। तो यहाँ से वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, देन दिस इम्प्लाइज यू स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ऑफ 2u लेस देन यू स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2u। इधर से आपका यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल होगा और 1 से 1 कैंसिल, देन दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ 4u इज लेस देन 0, एंड दिस इम्प्लाइज 4u is greater than 0, and this implies u is greater than 0, then this implies real part of z is greater than 0। ठीक है, तो आपकी जो मैप तो आपका जो ओपन यूनिट डिस्क है वो कहाँ पे मैप कर गया, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि एक टाइप से अगर मैं आपको फिगर के थ्रू अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, देखिए जो मोड ऑफ z था वो आपके पास क्या था, सॉरी जो डिस्क आपके पास है वो कैसी है, ओपन यूनिट डिस्क है ना, दिस इज 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा है ना, वो आपके पास है ओपन यूनिट डिस्क, ये है ना, यानी कि अगर मैं इसको फिल करूं बाउंड्री कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, ये तो आपके पास एक टाइप से क्या है, डोमेन है, दिस इज एक मिनट मोड ऑफ z इज लेस देन 1, और ये कहाँ पे मैप करेगा, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, ये आपके पास रियल एक्सिस है, देन रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये पार्ट, है ना, ओके। तो अब ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है एफ मैप्स ओपन यूनिट डिस्क टू ए, आप इसको ना ये भी बोल सकते हो राइट हाफ प्लेन, है ना, यानी कि जो ओपन यूनिट डिस्क है वो कहाँ पे मैप करेगा, राइट हाफ प्लेन पे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एंड सेकंड क्या है, एफ मैप्स ए ओपन यूनिट डिस्क, और इमेजनरी पार्ट को इसने क्या बोल दिया, ग्रेटर देन 0, वो कहाँ पे मैप करेगा, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, आप है ना इसको देख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट को ग्रेटर देन 0 लेके देखना, तो वो भी आपका कहाँ पे मैप करेगा, इधर ही मैप करेगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, एफ मैप मोड ऑफ z इज लेस देन 1, एफ मैप मोड ऑफ z इज लेस देन 1 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ लेस देन 0, ये नहीं है, ये नहीं है,
क्योंकि आपका जो ओपन यूनिट डिस्क है वो कहाँ पे मैप करता है, राइट हाफ प्लेन पे। तो थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ क्या है, एफ मैप ये क्या है, एफ मैप मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 ऑन टू इमेजनरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन 0। देखिए इसके लिए है ना आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अगर मैं फोर्थ के लिए एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, देखिए लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, देन दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा एंड दिस इज 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, एंड देन w, z हमने बिल्कुल सही लिया है, ग्रेटर देन 1 है। देन w इज इक्वल टू एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा एंड दिस इज 2 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा एंड दिस इज माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा एंड दिस इज माइनस ऑफ 2 आयोटा माइनस 1 एंड दिस इम्प्लाइज इमेजनरी पार्ट क्या आ गया यहाँ से, इज -2 विच इज़ लेस देन 0। बट यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन 0 की बात की है, यानी कि थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज लेट एफ बी ए मैरोमॉर्फिक फंक्शन। मैरोमॉर्फिक फंक्शन मतलब एफ के पास सिर्फ और सिर्फ पोल सिंगुलैरिटी है ऑन सी सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड जेड एट ईच जेड वेयर एफ इज होलोमॉर्फिक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। फर्स्ट इज द हाइपोथेसिस आर कॉन्ट्राडिक्टरी, नो सच एफ एग्जिस्ट। इसने कहा है कि जो हमें ये कंडीशन दी हुई है इस टाइप का कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि जो ये आपको हाइपोथेसिस दे दी वो कॉन्ट्राडिक्ट है। ओके, सेकंड इज सच एन एफ इज एंटायर, थर्ड इज देयर इज ए यूनिक एफ सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। या थर्ड में इसने कहा है कि ऐसा सिर्फ एक ही फंक्शन आपको मिलेगा जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ इज देयर इज एन ए इन सी विद मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड फॉर ईच जेड। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए है ना एक रिजल्ट होता है, वो ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट रिजल्ट से होगा ये। रिजल्ट क्या है आपके पास, रिजल्ट इज इफ एफ एंड जी मैरोमॉर्फिक, if f and g meromorphic and mode of f is less than equal to mode of g, then f is equal to ag। ये रिजल्ट है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मोड ऑफ f of z is greater than equal to mode of z, that is mode of z is less than equal to mode of f of z। okay, so by the above result, z is equal to k f of z। okay, then this implies f of z is equal to 1 by k into z, since mode of k is less than equal to 1, then this implies 1 upon mode of k is greater than equal to 1, so f is equal to az and mode of a is greater than equal to 1। also entire के लिए भी हम बोल सकते हैं, we can easily prove that f is an entire। okay, तो यहाँ से देखिए अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट इज इसने कहा कि ये हाइपोथेसिस ही कॉन्ट्राडिक्ट है, तो बिल्कुल गलत है। सेकंड कहा कि एफ एंटायर सही है। थर्ड कहा कि यूनिक एफ, ये भी गलत हो गया। फोर्थ में यही कंडीशन है जो हमने लगाई है, फोर्थ आपका सही।